नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान से, शब्बर जैदी साहब, जिनको आप सब जानते हैं और जिनके स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स काफ़ी वायरल होते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैदी साहब, नमस्ते। जी अल्लाह का अ, शुक्र। जी, एससीओ सीएजी 23rd समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और वहाँ पर सभी मेंबर्स कंट्रीज़ इस वक़्त मौजूद हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सर मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर हम एससीओ जो एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें दुनिया के काफ़ी दिग्गज शहर इसके मेंबर्स हैं। अगर इसकी सिग्निफिकेंस को अगर समझना चाहें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस को किस तरह से देखते हैं या रोल इसका किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बात ये है कि एससीओ जो है, इसको मैं एक पैरेलल निज़ाम देखता हूँ उस वॉशिंगटन कंसेंसस से, जो कि यूएस लेड था। और ये सारे वो कंट्री हैं जो एक्चुअली उस सिस्टम से अलग अलग थे, और उन्होंने अपनी माशी पोजीशन को यूएस की सपोर्ट से नहीं बनाया है, और वो अब अपने आप को रीजनली और अपने चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव में लेते हुए एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एंड रिलेशनशिप। तो ये एससीओ जो है, ये एक्चुअली एक ट्रेडिशनल निज़ाम जो बना था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशली मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बना था के बाद बना था, उसमें पाकिस्तान को पूरी तरह 110% एलाय था वेस्टर्न कंट्रीज़ का, बाय वे ऑफ सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट। आप लोग जो थे वो उसमें हिस्सा नहीं थे, आपने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी थी, नॉन अलाइंड के साथ चल रहे थे। तो हम लोग जो थे वो पूरी तरह यूएस के साथ अलाइन थे। तो अब हम अपने पोजीशंस को आई वुड से कि अब जो दूसरा हमारा रीजनल ब्लॉक है उसके साथ अलाइन करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और ये इसकी अहमियत इस सेंस में है कि ये बहुत रेलेवेंट है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड के लिए, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी उन जगहों पर रहती है जो एससीओ के अंदर आज बैठे हुए हैं। मतलब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये वो लोग हैं जो तकरीबन 2/3 आबादी दुनिया की इनके अंदर रहती है, और ये यंग पॉपुलेशन है। तो ये बहुत रेलिवेंट फोरम है। नाम शंघाई और कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर लें या इसका कोई और नाम रख दें, ये एक आई वुड से डिसरप्शन है उस चीज़ से जो पास्ट में चलता रहा है इकोनॉमिक्स के मैकेनिज्म में। ओके। फिलहाल एस जयशंकर साहब पाकिस्तान गए हुए हैं और भारत से एस जयशंकर जी का पाकिस्तान जाना इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। सर आपको क्या लगता है कि जयशंकर जी के पाकिस्तान जाने के बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर कितना असर डलता है और किस तरह का असर आएगा? देखिए, मैं इस इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के सिलसिले में एक बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। और वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि हमारा जो डिस्प्यूटेड जो इशू है, जिसको हम डिस्प्यूटेड इशू कहते हैं, वो डिस्प्यूटेड इशू जो है वो पास्ट में कश्मीर रहा है। हमारी तरफ से डिस्प्यूटेड इशू रहा है। आप कहते हैं डिस्प्यूटेड इशू नहीं है, मगर जो डेवलपमेंट्स रिसेंटली जो अभी कश्मीर के इलेक्शन में हुई हैं, उससे मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि चीज़ें तब्दील हो गई हैं। और जो चीज़ें अब जिस नहज पे जा रही हैं, अब उसमें वो हमें एक रीअलाइनमेंट करनी है इंडिया के साथ। और कोई रीज़न नहीं है, किसी किस्म का कोई रीज़न नहीं है कि हम इंडिया के साथ कोई एडवर्सोरियल रिलेशनशिप रखें, या कोई ऐसा ऐसा उनके साथ कोई ऐसी चीज़ें करें जो दोनों पड़ोसी मुल्कों के लिए सूदमंद नहीं हो। और हमें अब अपनी हिस्ट्री को भूलकर
अपने इस इलाके के नौजवानों की मुस्तकबिल को देखते हुए आगे बढ़ना है। और जयशंकर साहब आए और उन्होंने वो पाकिस्तान आए, उनकी मेहरबानी है, क्योंकि वो बहुत अरसे बाद एक ऑफिशियल डेलीगेशन इस लेवल का पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान आया है। और मैं समझता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है उस चीज़ का जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप में होने वाला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शायद अब ये जो एक प्रोसेस आगे बढ़ा है, अनलाइक द पास्ट, अब ये रुकेगा नहीं। जी, बिल्कुल। सर, आपने जो जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की, उसको लेकर आपने एक ट्वीट भी की थी जिसको भारत में काफ़ी देखा गया और उस पर मीडिया में रिपोर्ट्स भी आए और काफ़ी वायरल हुई। और आपने अभी उस तरफ इशारा भी किया कि जो कश्मीर के रिज़ल्ट्स हैं इलेक्शंस के, उसको देखते हुए पाकिस्तान को जो कश्मीर पॉलिसी है उसको कहीं न कहीं या भारत के साथ रिश्तों को रीअलाइन करने की ज़रूरत है। अभी सर, जो इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये कि एक ऑफ़िशियल एससीओ समिट है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी कुछ भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कुछ हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है वो तो नहीं पता, लेकिन सर आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्या कश्मीर को लेकर एक नई पॉलिसी पाकिस्तान लेकर आएगा या जो आपने रीअलाइनमेंट की बात की, इस तरफ कुछ हो सकता है क्या? देखिए, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं बड़ी सीरियसली कश्मीर के इलेक्शन को फॉलो कर रहा था। और अगर आप मेरी पॉडकास्ट सुने तो मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की थी जो तकरीबन सही साबित हुई। और उसमें सब दो चीज़ जो हम पाकिस्तानी की बुनियाद पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन रेलिवेंट थी, मैं एज अ पाकिस्तानी ये देखना चाह रहा था कि किस लेवल की पार्टिसिपेशन कश्मीरी करते हैं इन इलेक्शन में, जो कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद हुई है। ये मेरे लिए बड़ा रेलेवेंट था। अगर कश्मीरी ओवरवेलमिंगली पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि कश्मीरी, मैं ये नहीं कह रहा कि उस रीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर इसका मतलब है कि वो इंडिया के साथ एक टेबल पे बैठ के बात करने को उनका एक मैकेनिज्म है। और जब मैंने देखा कि तकरीबन 60% प्लस की टर्न आउट हुई है, तो अब अगर कोई आदमी ये कहता है कि कश्मीरियों का मैंडेट नहीं है तो वो गलत बात करता है। वो मैं जितना मर्जी भी अपनी बात करता रहूं, मगर जब 60% प्लस का मैंडेट सामने आता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इस बात पे डिसएग्री करेगा कि ये मैंडेट 60% का नहीं है। वोटिंग परसेंटेज, मैं अभी कल बैठ के ही इसको देख रहा था, तकरीबन हर मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन टर्न आउट 60% प्लस पे था। तो ये एब्सोल्युटली। कश्मीरियों का मैंडेट है, इसको अगर डिनाई किया जाएगा तो ये गलत है। अच्छा, अब जब ये मैंडेट कश्मीरियों का मैंडेट है, और उसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि उसमें बड़ा क्लियर कट डिवाइड भी है। बड़ा क्लियर कट डिवाइड है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस ने तकरीबन 100% सीटें ले ली हैं, और जम्मू में बीजेपी और उनके अलाइज की सीटें हैं, जो कि एक डिवाइड है। वो उनका मसला है, वो कश्मीरियों का अपना मसला है, वो जिस तरह उसको सेटल करें वो उनका मसला है। मगर हम अगर ये कहते हैं कि अब जब ये कश्मीर का मैंडेट आ गया है 60% प्लस का वोटिंग का, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी मुसलमानों का, एटलीस्ट मैं कहूँगा मुसलमानों का मैंडेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट में कोई ताल्लुक पाकिस्तान की इंटरफेरेंस का उस जगह में नहीं है। अगर हम इस हकीकत को नज़रअंदाज करेंगे तो हम सही फैसला नहीं करेंगे। और मैं तो इस बात पे आ गया हूँ कि ये वही पोजीशन आ गई है जब शेख अब्दुल्ला और जो मोतीलाल जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो एग्रीमेंट किया था, आज आज नेहरू की ग्रैंडसन हैं और शेख अब्दुल्ला के ग्रैंडसन हैं जो कश्मीर के बारे में फैसला करेंगे। मैं इस मैटर में, मैं बाहर का आदमी हूँ, पड़ोसी हूँ, मैं उसका हिस्सेदार उस सेंस में नहीं हूँ। मैं किसी भी तरह से उमर अब्दुल्ला के मैंडेट को चेंज करने का हक नहीं रखता, या ये हक नहीं रखता कि मैं उमर अब्दुल्ला के मैंडेट को आर्गू करूं कि जी उमर अब्दुल्ला का मैंडेट जो है वो गलत है।
ये एक पीसफुल सलूशन हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि पीसफुल सलूशन हुआ है कश्मीर का, जो वोट से हो रहा है। और मैं पाकिस्तान की पोजीशन अपनी जगह है, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये मेरा ज़ाती व्यू है, इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की पोजीशन नहीं है। मगर ये मेरे हिसाब से जो मैंडेट मिला है शेख उमर अब्दुल्ला को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसको हमें डिनाइल पे नहीं जाना चाहिए। और आपके मैं ये बात मैंने ट्वीट पे भी कही थी कि ये जो पोजीशंस अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान की जो पिछले 70 साल की रेटरिक रही है, ये उसके खिलाफ इसलिए गया कि हम कोई बहुत ज़्यादा कामयाब सल्तनत नहीं बना सके, स्टेट हमारी वो नहीं कर सकी डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो हमें करना था। तो एक आदमी जो बाहर से आ रहा है, जो अभी हमारा हिस्सा नहीं है, तो उसने शायद फैसला किया है, और वो शायद फैसला हमारी कमजोरियों की वजह से किया है। तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसके मैंडेट में कोई दखल अंदाजी करूँ। जी सर, जयशंकर जी का स्टेटमेंट आ गया जिसमें उन्होंने अलगाववाद, आतंकवाद और सब की बात की है, उग्रवाद की बात की है कि सबके चलते जो इकोनॉमिक टाइज हैं और जो भी बायलैटरल रिलेशंस हैं उन पर काफी असर पड़ता है और काफी नुकसान होता है, और इसके चलते ये नहीं हो सकता, यानी कि अगर आतंकवाद उग्रवाद है तो बिजनेस नहीं हो सकता, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इकोनॉमीज अफेक्ट हो रही है। सर, ये जो स्टेटमेंट अभी आया है उनका, इस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या असर भारत और पाकिस्तान रिश्तों पर नजर आता है इस स्टेटमेंट के बाद? क्या कोई इंट्रोस्पेक्शन पाकिस्तान करेगा इस सब को लेकर, जो अभी क्योंकि एससीओ की अगर हम बात करें तो आतंकवाद एक अहम उसमें कंपोनेंट रहता है उसका। देखिए बात ये है कि जो पाकिस्तान में हम लोग एक माशी तौर पर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और हमें अब ये फैसला करना है कि हमारे लिए जो हम परसीव कह लें या रियल कह लें, वो सिक्योरिटी, जो जोग्राफिकल सिक्योरिटी या जोग्राफिकल परसीव सिक्योरिटी वाला मसला ज़्यादा अहमियत रखता है या इकोनॉमिक सिक्योरिटी ज़्यादा अहमियत रखती है। मेरा ख्याल है कि वो चीज़ तकरीबन पाकिस्तान में सेटल हो चुकी है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इकोनॉमिक वेल-बीइंग ऑफ पाकिस्तान इज टू प्रायोरिटाइज ऑल अदर कंसिडरेशंस। तो ये चीज़ डेवलप हुई है, मगर इसमें जो चीज़ रुकावट डालेगी वो हमारा मजहबी तबका है, क्योंकि उनकी तो दाल रोटी चलती इस बात के ऊपर है कि वो दूसरों को गालियां दें। तो जब तक वो दूसरे मजहब को, दूसरे आदमी को गाली नहीं देते, उनकी तो रोटी नहीं चलती। और उसमें मैं बहस, इवन आई एम अ पाकिस्तानी, मगर मैं बड़ी शिद्दत से इस बात का मुखालिफ हूँ कि एक आदमी जो कि एक और कंट्री में एब्सकॉन्डर है जिसका नाम जाकिर नाइक है, उसको हमने स्टेट गेस्ट बनाया। मैं किसी भी हाल में उस आदमी को स्टेट गेस्ट बनाने के हक में नहीं हूँ। और यही लोग हैं जो अल्टीमेटली पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में रुकावट बनेंगे, और हमें इनके सामने खड़े होना है और हमें ये बताना है कि ये लोग पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं हैं। मज़हब कभी भी मज़हबों ने मेरे ज़ाती हिसाब से, ये भी बड़ी, मैं एक अजीब सी बात कर रहा हूँ मगर ये मेरी ज़ाती व्यू है कि मज़हबों ने कभी इंसान को जोड़ा नहीं है, हमेशा तकसीम किया है। एब्सोल्युटली। और सर जी बताइए। जी, जी। और मैंने जो सवाल पूछा था उससे बाद में मैंने सोचा ही था कि अगला सवाल मैं आपसे इंडिया-पाकिस्तान रिलेशंस में जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसके बारे में बात करूँगी, लेकिन आपने खुद अपने जवाब में ऑब्स्टेकल का ज़िक्र कर दिया। लेकिन सर, अगर हम ऑब्स्टेकल्स की बात करते हैं इंडिया-पाकिस्तान रिलेशंस में, तो उनको दूर करने के रास्ते आपको क्या नज़र आते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा एससीओ सीएजी समिट चल रही है, उसी के दौरान जाकिर नाइक को बुलाया गया, जो कि जिसको भारत में भगोड़ा घोषित किया गया है, और वहां पर भी जाकर किस किस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम ही उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं।
तो ये जो कुछ मिसकैलकुलेटेड स्टेप्स नजर आ रहे हैं, और प्लस जो मैंने ऑब्स्टेकल्स का सवाल किया उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को सुधारने के लिए? देखिए बात ये है ना कि दरमियान में बहुत ज़्यादा धुन पास्ट में रही है, और वो चीज़ें जो हैं वो दोनों में एक दूसरे के खिलाफ मतलब जो जिसे कहते हैं आपने ये हवा को साफ नहीं किया है, तो ये इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। मगर जो एससीओ में शंकर साहब का आना और उनका पार्टिसिपेट करना, क्योंकि देखिए बात ये है कि जो जयशंकर साहब हैं वो एक मतलब इंडिया की पॉलिटिक्स में एक हैसियत रखते हैं, इकोनॉमिक्स में एक हैसियत रखते हैं, उनका अपना एक से है। तो जब आप एक रेलिवेंट आदमी को डील से बेचते हैं, जब वो आता है तो वो फिर ये रिप्रेजेंट करता है कि चीज़ें एक सही सिमत में जा रही हैं। मुझे एज ज़ाती तौर पर कोई रीज़न नज़र नहीं आता, कोई रीज़न नज़र नहीं आता। मैंने कश्मीर का मैटर आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि हम आपस में दो पड़ोसियों की तरह क्यों नहीं रह सकते। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। ये और बिल्कुल यही सवाल है, सर क्यों नहीं रह सकते? मैंने इसलिए पूछा कि ऑब्स्टेकल्स जो हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए? क्या ऑब्स्टेकल्स पाकिस्तान को लगता है भारत के साथ रिश्ते सुधारने में आ रहे हैं? देखिए बात ये है कि अब जो दुनिया जिस तरफ आगे जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, और दुनिया जिस तरह मीडिया में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात तो पहले 10 साल 15 साल पहले पॉसिबल नहीं थी। तो अब मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से हम हमारे जो रिलेशनशिप है, मैं बहुत से ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ जो पहले बिल्कुल सेपरेट हो गए थे, अब वो जाके दुबई में मिलते हैं, शादियाँ करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो अब चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं, तो ये कहना कि अब हम उसी तरह चलेंगे, ये ठीक नहीं है। और मेरा ज़ाती व्यू है कि हम बहुत जल्दी इसका एक पॉजिटिव आउटकम देखेंगे। देखिए जो चीज़ मैंने आपको अभी दोबारा आपके सामने कही, जब मैं कश्मीर के इलेक्शन को स्टडी कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि यार पोलिंग स्टेशन पे कितने फौजी खड़े हैं, क्या ये इलेक्शन किसी एक पर्टिकुलर माहौल में किया जा रहा है, या ये इलेक्शन एक ओपन फेयर इलेक्शन की तरफ है। तो मुझे ये कहना एडमिट करना पड़ेगा कि मैंने जो चीज़ें देखी उसमें मुझे अब कोई शक नहीं है कि इलेक्शन वाज फेयर एंड इट वाज very I would say without any interference by the authorities। तो अगर उस मैंडेट को भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, तो फिर तो मुझे ये मैं अपने साथ ज़्यादती कर रहा हूँ बेसिकली। एब्सोल्युटली सर, वो बात अलग है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे फिर भी यही कहा जाता है कि इंडिया में ज़बरदस्ती हो रही है, और अभी जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह से फॉरेन डेलीगेट्स भी आए ड्यूरिंग द इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, देखिए तो वहाँ पर देखिए कुछ अंबर साहिबा, मसला ये है ना कि कुछ लोगों की रोजी चलती इसी काम पर है ना। अब अगर वो रोजी इसी काम पे चलती है, वो जो हमारे यहाँ जमात इस्लामी बैठी है, वो हर 4 दिन बाद कश्मीर के ऊपर शुरू कर हो जाती है, मौलवी शुरू हो जाते हैं, हम यहाँ आके उल्टी उल्टी बातें करते हैं, कभी हम जिहाद की बातें शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अब हज़ारों आदमी हैं जिनकी रोजी इसी काम पे चल रही है, तो वो तो यही सब कुछ करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब आपके कल्चरल, एजुकेशनल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड कर जाएंगे, और ये सबसाइड होने हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और ये चीज़ सही हो जाएगी, मुझे इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है मेरे जहन में कि ये इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। और जहाँ पर हम रुके थे, जब वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब लाहौर आए थे बस में, हम वहाँ से हमें आगे जाना है, अब हमारे पास पीछे का रास्ता नहीं है, हमारे एब्सोल्युटली पास नहीं हमारे पास नहीं है, हमें एडमिट करना चाहिए। जी,
बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत एक बड़ी इकॉनमी के तौर पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। सर, इंडिया-पाकिस्तान के बीच फ़िलहाल जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो बिल्कुल बंद है और उसको लेकर काफ़ी बातें की जाती हैं कि इसकी वज़ह से काफ़ी नुकसान होता है। तो क्योंकि सर यू आर एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारत-पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड एंड कॉमर्स बंद है, उसकी वज़ह से किसको नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है? और अगर फ़ायदा होगा तो किसको और कितना? देखिए, जो ट्रेड का नहीं होना है उसका नुकसान दोनों को होता है, मगर जो चीज़ मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो लोगों को शायद समझ नहीं आ रही, वो ये है कि जो भारत है वो बहुत ज़्यादा रिलाय करता है अभी भी और आइंदा दिनों में भी जो फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल है फ्रॉम दी मिडिल ईस्टर्न कंट्री, ठीक है। और ये फॉसिल फ्यूल जो है ये भारत को आसानी से मिल सकता है अगर ये पाइपलाइन के थ्रू मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान आ जाए, और ये ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन या और इस तरह की पाइपलाइन आ जाए, तो ये दोनों इलाकों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाइपलाइन आ जाएगी, टापी भी आ जाएगी। टापी टापी बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। तो टापी भी आना चाहिए, और ये ईरान पाइपलाइन भी आना चाहिए, और सऊदी अरब से भी पाइपलाइन आना चाहिए। तो पाकिस्तान जो है वो एक पट्टी है दरमियान में 300 मील की, जिसमें से पट्टी ये पाइपलाइन नहीं गुजर रही। अगर आप दुनिया का नक्शा उठाएं आज और दुनिया के नक्शे में पाइपलाइन को देखें कि दुनिया में कहाँ कहाँ गैस की पाइपलाइंस हैं, तो आप देखेंगे कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ऐसा इलाका है दुनिया में जहाँ से पाइपलाइन नहीं गुजर रही। बाकी दुनिया में हर जगह गैस की और ऑयल की पाइपलाइन गुजर रही हैं। इवन यूक्रेन में जहाँ जंग हो रही है वहां से भी पाइपलाइन गुजर रही हैं ऑयल एंड गैस की। तो ये जो हमने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया, ये जो पाइपलाइन का केस है, इसमें नुकसान पाकिस्तान का भी हो रहा है और नुकसान इंडिया का भी हो रहा है। जहां तक इमीडिएट इफेक्ट का सवाल है, अगर आप ट्रेड रिलेशन को ओपन करेंगे तो इमीडिएटली नुकसान पाकिस्तान का होगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री नॉन कॉम्पिटिटिव हो गई है एज अगेंस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ दी अदर कंट्री। आपके यहाँ बिजली जो है वो 7 सेंट की है, हमारी बिजली महंगी है। मगर ये मैं एज ए पर्सन ये समझता हूँ कि आप पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं रह सकता, और पाकिस्तान को अगर कम्पिटिटिव बनना है, अगर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लाना है इकोनॉमिक्स में, तो उसको इंडिया की ट्रेड के साथ कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। आप आइसोलेटेड रहकर और एक रेंट सीकिंग की इकोनॉमी के साथ चल नहीं सकते आगे। तो ये इमीडिएट अगर आप कहेंगे तो इमीडिएट में नुकसान थोड़ा सा पाकिस्तान का होगा, बट इन द लॉन्ग रन वो पाकिस्तान का फायदेमंद होगा, और उसको अल्टीमेटली आगे जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। जी सर, अगर हम मैंने जो पूछा था आपसे कितना नुकसान, अगर कुछ कैलकुलेशन या कुछ अगर आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स, अगर कोई अंदाजे से आप बता पाएँ कि अब तक इसकी वज़ह से भारत और पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है या हो गया है? देखिए, मैंने शायद पता नहीं मैंने किसी पॉडकास्ट में कहा था, जी, आपने देखा होगा, मैं क्वांटिफाई तो नहीं कर सकता, मैं फॉर आर्गुमेंट मैंने किसी पॉडकास्ट में कहा था एक सर कि अंदाज़ा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में इंडियन ज्वेलरी को अलाउ कर दूं, इंडियन ज्वेलर्स को अलाउ कर दूं, तो जो ज्वेलर्स की क्वालिटी और जो जो चीज़ें हैं इंडिया में, तो पाकिस्तान की ज्वेलरी की मार्केट बुरी तरह अफेक्ट होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हल्दीराम की चेन को अलाउ कर दूं पाकिस्तान में कि वो दुकान यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, तो हमारी जो इसकी स्टेक की इंडस्ट्री अफेक्ट होगी। बट ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो इंडस्ट्री है वो कम्पिटिटिव हो जाएगी, ठीक है। मगर एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत बड़ा सोडा ऐश की इंडस्ट्री है जो हमारी बिल्कुल उस जगह पर मौजूद है, जहाँ पे इंडिया से आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हम आपको बहुत चीपर रेट पर सोडा ऐश दे सकते हैं, हम बहुत चीपर रेट को आपको सीमेंट दे सकते हैं, हम बहुत चीपर रेट कर आपको बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं। तो ये एक एनालिसिस, अभी कोई एग्जैक्टली कोई कहे कि इतने का फायदा होगा, इतने का नुकसान होगा, तो ये जाती हो जाएगी। और हमें ये चाहिए कि हम इसको शुरू करें, बाकी अल्टीमेटली इट विल बी अ
बेटर फॉर अस। एक इकोनॉमी जो कि 6% पर ग्रो कर रही है और वो आपके पड़ोस में है और आप कहते हैं मैंने उससे आइसोलेटेड रहना है फॉर एवर, तो ये किसी भी इकोनॉमिक्स की किताब में एक्सेप्टेड नॉर्म नहीं है। ये कभी भी कोई मानेगा नहीं, किसी किसी को कहा जाएगा तो ये कभी नहीं मानी जाएगी बात। इंडिया के लिए कॉस्ट ऑफ ऑयल बहुत महंगा पड़ता है, अगर वो ट्रांसपोर्ट करें, अल्टीमेटली इस इलाके से ट्रांसपोर्ट करें तो वो इनके लिए सस्ता पड़ेगा। हमारे पास मिनरल्स के बहुत रिसोर्सेज हैं, हम उसको डेवलप कर सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपका एक्सपीरियंस सबसे बेहतर है। तो ये सब चीज़ें मिल मिलाकर कोई रीज़न नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट नहीं कर सकें। एब्सोल्युटली सर, एंड आई सो एग्री ऑन दिस बिकॉज जो इंडिया की मांगे हैं, अगर जो एससीओ में जयशंकर साहब ने भी रखी हैं, उसके अलावा तो और जैसे कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं कश्मीर को लेके खास तौर से, क्योंकि जो एक बड़ा विवाद रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच वो कश्मीर को लेकर ही है, और वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो मसला अपने आप को खत्म होता जा रहा है, वो उसको कश्मीर ही खत्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी कश्मीर पॉलिसी पर एक रिविजिट करने की जरूरत है और भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की जरूरत है। जैसे कि आपने कहा कि जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं इंडिया पॉलिसी को ओवरऑल कहीं ना कहीं उसको बेहतर करने की जरूरत है। बहुत बहुत देखिए शुक्रिया सर आपका। एम्बर मैं जी आपको एक चीज बड़ा समझाऊं। जी एक चीज होती है कि जब आपको एक चीज आपको समझ आ गई और आपको नजर आ गया कि उसका रिजल्ट क्या है, मगर उसको एक्सप्रेस करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, जेस्टेशन पीरियड। जी सर, वो हम उस थोड़ा सा जेस्टेशन पीरियड से ईगो ईगो होती है, ईगो आड़े आती है। हम उस जेस्टेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। जी मैं समझ पा रही हम हूँ उस सर। जेस्टेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, तो जेस्टेशन पीरियड में टाइम लगेगा। और वो जेस्टेशन पीरियड अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं कल को आकर कंसीड कर लूं कि जी खत्म हो गया कश्मीर का किस्सा और ये हो गया, तो ये एक 70 साल की हिस्ट्री को मैं आधे मिनट में उसको इरेज नहीं कर सकता। तो वो जेस्टेशन जो है ना, बस कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि वो जेस्टेशन जो है वो हमारी पीसफुल हो, वो एमिकेबल हो, उसमें रियलिटी हो। अगर हम सही हैं तो हमारी बात मानी जाए, अगर दूसरे वाला आदमी सही है तो उसकी बात मानी जाए। मगर ये कहना कि मैं आधे घंटे बाद ये फैसला कर दूंगा कि जी मैंने कंसीड कर दिया कश्मीर के तमाम मामलात को, तो ये ऐसा होता नहीं है और वो होगा भी नहीं सोसाइटी में, क्योंकि इतनी बड़ी लेगेसी चल रही है, पास की लेगेसी चल रही है, तो इट विल टेक टाइम। मगर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया में एक राइटर हैं जावेद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने दिल वाले दुल्हनिया किताब लिखी है, ठीक है। जी जी उन्होंने उन्होंने अपने एक लोगों के खाके लिखे जिसका नाम है हमारे मोहतरम। आप बिलीव करें कि वो किताब पाकिस्तान में छपी और उन्होंने फोन करके कहा कि मेरी किताब छप गई है, आप जाके ले लें, एक दो दिन बाद। तो अब ये चीजें जब आप इसको इस तरह आगे लेके चलेंगे, तो ये सोसाइटी के अंदर जो आपस में रिलेशनशिप है, जो चीजें हैं डेवलप हो जाएंगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता परवेट कर जाएंगी और इसको इसको आप रोक नहीं सकेंगे। बिल्कुल सर, वो प्रोसेस नज़र आ रहा है, कश्मीर का जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया, वो अपने आप नज़र आ रहा है, चीज़ें अपने आप ठीक हो रही हैं और इवेंचुअली एक दिन जो लीडरशिप है उसको भी इसको कंसीडर करना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ ऐसे हम चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं आपने जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जाकिर नाइक को इंडिया से निकाल दिया था। जो हरकतें उसने पाकिस्तान में आके की हैं, उसके बाद तकरीबन तकरीबन ये श्योर है कि उसको निकाल देना चाहिए। जो आदमी ये कह सकता है कि जो आदमी जिस तरह की गुफ्तगू उसने पाकिस्तान में लोगों की साथ की है, मैं ये समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट के पास बिल्कुल 100% जवाब है कि इस तरह के इंसानों को किसी शरीफ माशरे में रहने का हक नहीं है। बिल्कुल, और सर मैं इस मुद्दे पर कहती हूँ कि कोई एक मसला एक ऐसा है जिस पे भारत और पाकिस्तान और उनकी आवाम एक साथ एग्री करते हैं, तो वो है जाकिर नाइक और उनको भारत से निकालना। ये अर्ज करो ना, अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं यतीम बच्चियों से को अवार्ड नहीं दूंगा कि मेरी उंगली से छिल जाएगी कि वो नामहरम है, ये इस तरह की बातें करता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आदमियों को या कोई वो कहता है कि न्यूज कास्टर को मैं 20 मिनट तक आपने टीवी पे देख लिया तो आपको ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो इन लोगों को तो जू में होना चाहिए, चिड़ियाघर में। मतलब इनको हमने क्यों बिल्कुल सर, और वो भी एक फीमेल इंटरव्यूअर के आगे ये बात बोल रहे हैं और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं, कोई उनके चेहरे से कुछ पता नहीं चला कि उनको ये बात समझ में आ रही है, बुरी लग रही है, कुछ भी नहीं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि
आप 2024 में बैठ के जब दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए जो उम्मीदवार है कैमला हैरिस, ठीक है, औरत उम्मीदवार है, सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए, और वो आदमी कहता है कि जी मुझे तो औरत की शक्ल ही नजर नहीं आनी चाहिए, अगर 20 मिनट तक मुझे औरत की शक्ल नजर आई तो उसका मतलब है मेरा कोई प्रॉब्लम है। और सर तो स्टेटमेंट में ये भी कहा कि सीएम पीएम नहीं होना चाहिए महिला को, औरत को, अगर अगर क्या वहां के मर्द मर गए हैं, ये तो सर में कील ठोकने जैसा है, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ उन्होंने नहीं, बोला। वो तो ये भी कह रहा है ना, वो तो ये भी कह रहा है कि जो 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 औरतें अनमैरिड हैं और उनको चाहिए कि दूसरे बंदों से दूसरी शादी कर ले, अगर नहीं करती तो वो बाजारी औरतें, मतलब मैं तो मतलब आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट पर्सन। मैं तो अगर मेरे पास पावर हो तो मैं उसको जुड़े करने बंद कर दूं। सर मैंने कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि आपकी गवर्नमेंट ने अब तक कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दर्ज कराया, क्योंकि लगातार वो बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए इतने ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं। और एक इनफैक्ट एक वीडियो और मैंने देखा जिसमें वो एक स्टूडेंट को मॉक कर रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो, मेरे पास अरबों खरबों की गाड़ी है, घर है, नौकर चाकर हैं, ऑल दैट। एक और दूसरी तरफ अपने आप को बड़ा इस्लामिक स्कॉलर, सादगी से जिंदगी गुजारने का प्रीच कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब अजीब सा माइंडसेट है। आप उन्हीं को बेवकूफ बनाकर अरबों खरबों कमाते हैं। एम्बर, आप का मसला कुछ और है, हमारे यहाँ मसला कुछ और है। हमारे यहाँ उसको लाया गया है उस चीज के लिए जिसका मुझे खतरा है कि वो इग्नाइट करेगा एक फॉल्स मुस्लिम चीजों को, कि वो हिंदू और यहूदी से नफरत करे और ये करे और वो करे, जो कि उनका ऑब्जेक्टिव है। मगर जिस तरह से उस आदमी ने रिएक्ट किया है पाकिस्तान में आकर, ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। मतलब उसने जब वो वीडियो फाइल्स की बात कर रहा था तो वो ये कहने के बजाय कि वो जवाब देता, उसने लड़की को कहा कि आप जाके, आपने गुनाह किया है, सवाल करके आप जाके, बिल्कुल आप आपका सवाल ही गलत है, आपका सवाल सवाल गलत ही है, गलत आप नहीं, आप गुनहगार हैं, आप तौबा करें, आप तौबा करें, जाके सवाल करने पे तौबा करें। तो मुझे तो एक्चुअली मैं तो इस तकरीबन नतीजे पहुंच चुका हूँ कि वो आदमी सेन नहीं है, मतलब वो आदमी एब्सोल्युटली बिल्कुल मेरा भी यही असेसमेंट है, क्योंकि जिस तरह से वो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं अपने आप को लेके, वो कोई क्रिटिसिज्म और कोई इस तरह का क्रिटिकल क्वेश्चन ले ही नहीं पा रहे। हमारे यहाँ एक स्कॉलर है, इंजीनियर मोहम्मद अली साहब हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा ये सारी बातें जो जो आज जाकिर नाइक साहब कर रहे हैं ना, अगर आप उनके 20 साल 30 साल पुराने कैसेट सुने, वो सारी बातें यही करते थे। मतलब जी। ये तो ये उसने कहा कि ये आदमी रिपीट कर रहा है जो ये पहले करता है, इसने कोई नई चीज नहीं पढ़ी है, इसने कोई नई चीज नहीं पढ़ी है, ये वहीं के वहीं खड़ा है जहां पे ये बहुत अर्से पहले खड़ा था, जहां पे बहुत अर्से पहले करता है, ये वहीं के वहीं खड़ा है। तो अब ये है कि हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पीआईए वाले ने उसका सामान नहीं उठाया, जो कि उसको बड़ा तकलीफ बड़ी है। शिकायत थी और, उन्होंने कि हजार और केजी सामान था, आपने मैंने डिस्काउंट नहीं दिया। मैंने कल पीआईए वालों से बात की कि यार सामान क्या था। मेरा ख्याल था, जब पहले मैंने जब सुना ना, मेरा ख्याल था कि सामान कोई किताबें होंगी जो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाया होगा। तो मैंने पूछा क्या सामान था, उसने कहा सर ये पूरा टीवी स्टूडियो लेकर आए थे। टीवी का स्टूडियो था जो दुबई से पाकिस्तान लेकर आया। इट वाज 100 समथिंग लाइक 1000 केजी, 1000 की। उसका फ्रेट 32 लाख रुपए था। तो आप वो लेकर आए थे वो, और वो कह रहे थे कि मुझे इस टीवी स्टेशन का जो फ्रेट है ये माफ कर दे क्योंकि मैं स्टेट गेस्ट हूँ। तो वो तो हमारा पीआईए वाला बंदा, उसने मना कर दिया, उसने कहा जी हम तो माफ नहीं करते। पर व्हाट आई एम सेइंग कि अब इस तरह के लोगों के साथ जब आप डील करेंगे तो क्या फैसला करेंगे, किस तरह आगे बात चलेगी। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट इस तरह के लोगों को स्टेट गेस्ट बनाती है, इनको बिठा लेती है लाकर। मगर मेरा अपना ख्याल है कि आइंदा वो ना हमारी गवर्नमेंट बुलाएगी, ना वो आइंदा कभी आएगा जो हमने उसके साथ की है। बिल्कुल, ये जो ट्रायल था ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गया डॉक्टर जाकिर नायक को बुलाने का। पता नहीं मकसद क्या था, वो भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आवाम में एकदम से जाकिर नायक को जो ट्रोल किया है ना, मतलब जाकिर नायक जिंदगी भर याद करेंगे। दोबारा ऐसी हिम्मत वापस पाकिस्तान जाने की तो एटलीस्ट नहीं करेंगे, भारत तो आ नहीं सकते। देखिए हमने कोई बदतमीजी नहीं की, उसने सारी हरकतें खुद की। बदतमीजी किसी ने नहीं की, लेकिन जिस तरह से सवाल किए गए ना, वहीं से उनकी कलाई खुल गई है।
क्योंकि वो नहीं, मुझे सवालों के पता है, जवाब ही नहीं दे पाए। नहीं, मगर उस लड़की का सवाल बिल्कुल ठीक है कि हमारा NWFP का जो सूबा है वहां पर औरतें पर्दे में हैं, बंदे नमाज में जाते हैं, नमाजों में पढ़ते हैं, सारा मजहबी है, और वहाँ पीडियोफाइल हाईएस्ट लेवल पर है। भाई क्वेश्चन तो है ना, सवाल तो है ना, जेन्युइन सवाल है ना, बताएं क्यों है। लेकिन वो सवालों को टैकल ही नहीं कर पाए। मैं वो बोल रही हूँ ना, जिस तरह के सवाल नहीं आए और उससे नहीं, दिक्कत वो हुई एक्चुअली थोड़ी। नहीं, सवाल को नहीं, आप गलत समझिए, सवाल को वो हैंडल कर गया था। उसको ये बात उसके जवाब में ये आती कि ये जो सिर्फ नमाजें पढ़ना और पर्दा करना फार्सिकल इस्लाम है, वो ये कहना नहीं चाहता था। वो ये कहना नहीं चाह रहा था कि नमाज पढ़ना और रोजा बुरखे से इस्लाम नहीं आ जाता। तो ये उसको उसको ये क्योंकि उसकी तो सारी दुकान गिर जाती है इस पे, उसकी तो दुकान गिर जाती है। तो वो तो उसने तो ये भी कहा है ना पाकिस्तान में कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो गजा के लिए जुलूस में शामिल नहीं हो सकता। उसने तो ये भी कहा है, उससे क्या हो सकता है, उसने कहा जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसको ये राइट नहीं है कि गजा वाले जुलूस में शामिल हो। अच्छी तो अब बात क्या है, कर सकते हैं, मतलब अब क्या कर सकते हैं, ऐसे बंदों को क्या कर सकते हैं। ठीक है, मगर कुछ अच्छी भी कर बात है, सकते हैं। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में उसको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी और चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आई और चीजों में मगर मैं आपको भी एक मशवरा दूंगा। आपके यहाँ भी मैं देख रहा हूँ आजकल बड़े मुझे नजर आते हैं, बेंगलोर में मनाजरा हो रहा है, कहीं यहाँ मनाजरा हो रहा है, कहीं वहाँ मनाजरा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली मुसलमानों को क्या हो गया है, मतलब ये मनाजरे ही करते रहेंगे, इनको पढ़े सब लिखे की मुसलमान चाहे पाकिस्तान में हिंदुस्तान में हो, वो तो बस यही करते रहते हैं। नहीं। आप मुझे थोड़ा बताइए, बहुत मैं भी देखता हूँ टीवी पे, यूट्यूब पे मुझे चलता लगता है है। सर, जाकिर नाइक की विजिट से के बाद से मेरा असेसमेंट ये है, पहले मैं सोचती थी कि पाकिस्तान से बेहतर भारत के मुसलमानों की सोच होगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ज्यादा अवेयर है ये मुसलमानों की अगर कंपैरिजन करें तो। पाकिस्तान के मुसलमान आर देखिए मोर देखिए मोर अवेयर। देखिए अंबर बात ये है कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, मुसलमान मुसलमान एक एजुकेटेड माशरा था, है। ये हमारे कुछ परवर्टेड लोग होते हैं जो मजहब को गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो और वो उनको 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 इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ एजेंडों के साथ। मगर एज अ सोसाइटी हमारे यहाँ कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है। ठीक है ना, चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो या पाकिस्तानी मुस्लिम हो। अब ये जो बंदे आते हैं ये एक्चुअली परवर्टेड हैं, ये बेसिकली इनका दिमाग जो है वो गलत है। तो ये इनको आप समझा नहीं सकती। आप इनको अगर कोशिश करें कि मैं इनको समझा दूं तो समझ नहीं सकता। उसकी वजह ये है, मैं आपको वजह बता दूं, थोड़ा लंबी बात हो जाएगी। कि देखिए बात ये है कि अरब में 3 चीजें शॉर्ट थी, पानी, हरियाली और औरत। तो इन तीनों चीजों को मिला के इन्होंने जन्नत बना ली। जन्नत की जितनी भी कहानियां आप सुनेंगी ना, इसमें ये 3 चीजें मिलेंगी, हूरें, हरियाली और नहर। ठीक है ना। अब बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूँ जन्नत पे शायद ये सब कुछ होगा। अब इनके लिए जो मसला है पानी और नहर, तो कोई मसला, वो तो सब हैंडल हो जाएगा, इनसे औरत हैंडल नहीं हो रही। अब इनके हिसाब से औरत जो है वो कमोडिटी है। ये कह रहा था कि पानी, हरियाली और औरत, ये 3 चीजें अरब में शॉर्ट थी। अब ये 3 चीजें अरब में जब शॉर्ट हो गई तो इससे जन्नत बन गई। अब जन्नत जब बन गई तो पानी और हरियाली तो मटेरियल चीजें, उनको तो आप संभाल लेंगे, इनसे औरत हैंडल नहीं हो रही। कि औरत को कैसे हैंडल करें, क्योंकि उनके हिसाब से औरत भी कमोडिटी है। अब वो कमोडिटी को कैसे कर दें, अब वो कमोडिटी है, अब मेरी कमोडिटी है, अब मेरी कमोडिटी को आप कैसे देख सकते हैं, वो तो मेरी कमोडिटी है ना। मेरी एक, जैसे मेरे पास बकरी है ऐसी मेरे पास एक बीवी है, 2 है ना, एक बकरी है एक बीवी है। अगर आप कभी मौलवी को चलते देखें अपनी बकरी के साथ, किसी मौलवी को किसी बकरी के साथ चलते देखें तो आप देखेंगे उस मौलवी के चेहरे पे टेंशन नहीं होगी। और किसी मौलवी को कभी चलते देखें बीवी के साथ, उसके चेहरे पे टेंशन होगी, वो ये देख रहा होगा कि लोग उसकी बीवी को तो नहीं देख रहे। तो ये साइकोलॉजिकल केस है, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको सही करने के लिए तो हमारे आकाए नामदार आए थे, मगर ये वहीं के वहीं रह गए। ये तो जी, ये सारे जहनी मरीज हैं। इनको ये तो जहनी मरीज हैं, इन सबको पागल खाने में होना चाहिए।
ये तो बिल्कुल। बेसिकली ये मसला तो ये अरब का जो कल्चर था कि औरत, पानी और हरियाली, ये चाहिए अरब को। अरब को क्या चाहिए? बिल्कुल। ये 3 चीजें औरत नहीं। बिल्कुल। और टू कंक्लूड आई वुड से कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात सही होने की तरफ जा रहे हैं और हम बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल। और सर, इस पूरे डिस्कशन में जो बेस्ट एनालिसिस आपकी थी वो